बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रज़ाना चौधरी। आज हम आपकी मुलाकात दफ़ाई तजिज़ियाकार मेजर रिटायर आरिफ हमीद से कराएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। इसके सरफरोश अफसर और जवान ना सिर्फ अस्करी महारत रखते हैं बल्कि क़ुव्वत ईमानी, जज्बा शौक़ शहादत और बुलंद हौसले से मालामाल हैं। मेजर आरिफ हमीद पाक फ़ौज के एक बेमिसल तीरे बहदफ फ़ौजी ऑफ़िसर के जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने फ़ौजी करियर के दौरान हर इम्तिहानी घड़ी में, हर चैलेंज और हर ललकार के जवाब में दुश्मनों के सीने में बहादुरी के तीर पेवस्त किए। मेजर आरिफ बहादुर, दबंग और जवां मर्द फ़ौजी हैं। मेजर आरिफ हमीद 1969 से 3 दिसंबर 1971 तक मशरक़ी पाकिस्तान में रहे। मशरक़ी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग के गुंडों, मुक्ति बानियों का किलाकमा करने के लिए दर्जनों ऑपरेशन किए। जब मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों ने बगावत का ऐलान किया और मशरक़ी पाकिस्तान में तबाहकारियाँ होने लगीं, तो मेजर आरिफ हमीद को ऑपरेशन सर्च लाइट में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने जवानों के साथ 2 दिन में ढाके में अमन कायम कर दिया। 1971 की जंग शुरू होते ही उन्होंने अपनी फ़ौजी क़यादत से मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान जाने का मिशन मिला। शहादत के जज्बे से सरशार मेजर आरिफ हमीद ने अपनी जान हथेली पर रख कर आग और खून का एक समुंदर पार करके खैरियत से उस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया और मेजर आरिफ की जवां मर्दी, जुर्रत, बहादुरी और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म ने मुमकिन कर दिखाया। आज हम मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान तक आग और खून का समुंदर पार करके मंजिल मकसूद तक पहुंचने की रूह परवर दास्तान मेजर आरिफ हमीद की ज़ुबानी सुनेंगे, जो यकीनन इंकशाफात और हक़ाइक़ पर मबनी हो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कि जब आप 21 नवंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान से एक मिशन लेकर मगरबी पाकिस्तान आए, वो मिशन क्या था और दरिया और समुंदर का जो मुश्किल सफ़र था वो आपने किस तरह से तय किया और मुक्ति बानियों का किस तरह से आपने मुकाबला किया जब उन्होंने आप पर हमला किया? दरअसल मेरी यूनिट का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान आ चुका था। उसके बाद फ्लाइट्स बंद हो गई। मुझे मुख्तसर दौरानिए के लिए अल शम्स और अल बदर को ऑर्गेनाइज करने का हुक्म मिला। मैंने ख्वाजा खालिद्दीन साहब से मिलके वो काम शुरू कर दिया। इतने में लड़ाई ज़ोर पकड़ने लगी और पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जहाज़ डॉग फाइट में गिर गए। पाकिस्तान एयरफोर्स की इंतज़ामिया जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में थी, उसमें AOC मिट्टी मसूद और प्रिंसिपल स्टाफ अफसर सिदात हैदर, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि ऐसा साजो सामान जो अब शायद जंग में उनको दरकार नहीं होगा, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के में उसकी सख्त ज़रूरत है, वो भेजा जाए। तो उन्होंने GHQ को अप्रोच किया। GHQ ने ईस्टर्न कमांड को कहा कि फौरी तौर इस पर बंदोबस्त किया जाए। ईस्टर्न कमांड की नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे इस काम के लिए मुंतखब कर लिया गया। ये काम निहायत मुश्किल दिखाई दे रहा था।
इस मूव को कवर करने के लिए मुझे ओसी रियर पार्टी का टाइटल दिया गया और हमारी यूनिट का जो कुछ सामान बाकी था वो भी साथ शामिल कर दिया गया, ताकि आम आदमी को ये पता न चल सके कि असल हकीकत क्या है। 21 नवंबर को मैंने ढाका से रखते सफ़र बांधा। मेरे साथी अफसर और कर्नल अफजल, जिनको बाद में इस्तारा जुर्त दिया गया, उन्होंने मुझे रुख्सत किया तो मुझे यूँ लग रहा था जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ लड़ेंगे और हम सेफ हैं, लेकिन तेरा वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके मैंने सारा सामान ढाका से बजरिया रोड ट्रकों पर नारायणगंज पहुँचाया। मुझे बताया गया था कि नारायणगंज में नेवी की एक गन बोट आपको प्रोटेक्शन देगी दरियाई रास्ते में, जो कि तकरीबन 6 दिन का सफ़र था। जब नारायणगंज को 21 नवंबर की शाम को एक गन बोट आ गई, मैं हैरत से खुश हो गया, क्योंकि उस गन का इंचार्ज मेरा बचपन का दोस्त अहमद कहाफा सिद्दीकी था। चूँकि जो कोस्टल मुझे दिए गए थे वो एक ट्रकों की तरह थे, सामान के लिए थे, तो वो कहने लगा, आरिफ आज रात मेरे पास सो जाओ मेरी गन बोट में। तो मैं उसकी गन बोट में चला गया। रात हमने अपनी पुरानी यादें की, दोस्तों को याद किया, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज़ पे उसने मुझे बताया कि नेवल हेडक्वार्टर ने इसे कहा है कि मेजर आरओ को बता दो कि मक्ती बानी और इंडियन गन बोट्स दरियाओं में इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि अब चिटागांग पहुंचना मुश्किल है, और मुझे उन्होंने वापस कोमिला पहुंचने का हुक्म दे दिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, कर्नल अफजल को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अगर नेवी कह रही है नामुमकिन है तो तुम वापस आ जाओ। मैंने कहा, सर मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहरहाल बगैर प्रोटेक्शन के अपनी ही 12.7 गन्स और मशीन गन्स और राइफलों के साथ, मेरे साथ 30 आदमी थे, हमने वो दोनों कोस्टों पे अपना सफ़र शुरू कर दिया। अच्छा, ये मिशन यही था कि आप जो वो मैं बताता हूँ, उसमें 6 F-86 के पैक्ड इंजन थे और एक लो लेवल रडार था। अच्छा, वो लाना था एक कवर के तहत। अच्छा, मेरे सिपाहियों को भी इस बात का पता नहीं था। 2 सार्जेंट एयरफोर्स के मुझे दिए गए थे, वो सामान वही लोड अनलोड कराते थे। तो लाने की क्या वजह थी? लाने की वजह ये थी कि पीएफ की इंतज़ामिया ये समझ चुकी थी कि एक लंबी जंग में उनका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि पहले ही 13 जहाज थे जिसमें 2 नाकारा हो चुके थे, 2 गिर गए। तो ये जो रिजर्व में चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये यहीं ज़ाया ना हो जाएं। अच्छा। और मगरबी पाकिस्तान में इनकी सख्त ज़रूरत हो। इसका मतलब पहले ही ज़हन बन चुका था कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होने वाला है। जो ये एयरफोर्स बड़े अरसे से इस बात पर जोर दी गई थी कि हमें कम से कम 2 स्क्वाड्रन और दिए जाएं। एक पूरे मुल्क के लिए सिर्फ 1 स्क्वाड्रन, हमारे यहाँ एक सिटी के लिए भी 1 स्क्वाड्रन से ज़्यादा होता है। तो पहले ही एक बहुत छोटी एयरफोर्स थी। अच्छा। और फिर जब 4 जहाज निकल गए तो उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। तो नारायणगंज से मैं
दरियाई सफ़र पर रवाना हुआ। दरियाई सफ़र जो है वो दूसरे सफ़रों से निहायत मुख्तलिफ है। एक तो सिर्फ दिन की रोशनी में सफ़र किया जाता है, दूसरा एक जगह से दूसरी जगह तक एक गाइड आपको लेना पड़ता है जो उस 100 मील के एरिया का एक्सपर्ट होता है और वो अपनी ज़िंदगी उन दो पोर्ट्स के दरमियान ही आने जाने में गुजार देता है। उसको दरिया के बहाव का पता होता है, उसको रेत किस तरफ गिरा रहा है वो पता होता है। दरिया में से कुछ शाखें निकलती हैं जो नक्शों में मौजूद नहीं होती, लेकिन वो चूँकि मुस्तकिल सफ़र करता रहता है उसी छोटे इलाके में, तो वो गाइड के तौर पे चलता है। यहाँ ये इस बात का ख्याल रहे कि वो गाइड बंगाली थे, अलबत्ता कोस्टल के स्टाफ में दोनों में दो गैर बंगाली भी थे। वो हमारे बहुत काम आए क्योंकि वो बंगाली जानते थे, वो बंगालियों पे नज़र रखते थे और मुझे हर तरह की इत्तला मिलती थी। जब हम चांदपुर पहुँचे तो नारायणगंज में हमें कुछ एमुनिशन दिया गया था कि ये रास्ते में हम चांदपुर में फ़ौज को दे दें। लेकिन जब हम चांदपुर पहुँचे तो फ़ौज वहाँ से विड्रॉ कर चुकी थी। ये किस तारीख की बात है? ये तकरीबन 24 नवंबर की बात है। अच्छा। उसके बाद हम चलते रहे, छोटे छोटे मुकाबले होते रहे, लेकिन मेरी एक जो काम था उससे हमें बहुत बचत हो गई। मैंने उन दोनों स्टीमर्स या कोस्टर्स का नाम उसके ऊपर पेंट करके नए नाम लिख दिए। अच्छा। क्योंकि मक्ती बानी को वो नाम पता थे जो उसके ऊपर लिखे हुए थे। मैंने वो नाम चेंज कर लिए, इसलिए हम इस चालाकी के ज़रिए काफ़ी आगे तक चले गए। फिर हमें एक जगह पर बहुत सख्त मुकाबला करना पड़ा। हुआ ये था कि हम देर से पहुँचे, मगरिब हो चुकी थी और पोर्ट्स पे जो गाइड मिलते थे वो मगरिब से पहले घरों को चले जाते थे। मुझे गाइड ने बताया कि सर अब तो कोई गाइड नहीं है, तो आप मुझे 2 सिपाही दें, मैं अपने गांव ले जाता हूं और सुबह फजर के वक़्त वो गाइड लेके आ जाएंगे। मैंने कुछ सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि ये 2 सिपाही तो उस गांव से वापस नहीं आएंगे। मैंने उस गाइड से दोबारा बात की, उसको कहा कि तुम सुबह फजर के वक़्त उनको लेके आ जाना, मुझे आप पे एतबार है, आप एक पाकिस्तानी हो, अच्छे मुसलमान हो। उस वक़्त मुझे ये मालूम नहीं था कि एक साजिश हमारे खिलाफ तैयार हो चुकी है। मशरक़ी पाकिस्तान के दरियाओं में एक ख़ासियत है कि वहाँ काफ़ी ऊपर तक शुमाल की जानिब रात को समुंदर दरिया के पानी का रुख वापस कर देता है। अच्छा। हमने आगे पीछे दोनों स्टीमर्स को एंकर किया हुआ था, क्योंकि वो एक तरफ से बांधे होते हैं, तो जब वो लहर बदली हुई तो उनकी पोजीशन चेंज हो गई, जिसमें घबराहट में संतरी ने अलार्म रेज कर दिया। मैंने फ़ौरन पोजीशन ली और अपने जवानों को राइफलें लोड करने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर में फायरिंग शुरू हो गई। मैं फिर स्टीमर के उस जगह जहाँ फायरिंग हो रही थी पहुँचा, तो मेरे बहादुर जवानों ने बताया कि कुछ मक्ती बानी के लोग हमारे स्टीमर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। और उनके अंदाजे के मुताबिक बाकी भाग गए, लेकिन 2 को उन्होंने
वास्ले जहन्नम कर दिया था। उसका सबूत उन्होंने लाइट डाल के पानी में खून के निशानात दिखाए। बहरहाल वो रात हमने जाग कर गुजारी। अपने के वादे के मुताबिक सुबह उस गाइड ने हमें अच्छे गाइड मुहैया किए और हम दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में भी एक दो जगह से जो बागबानी किश्तियाँ थीं और मोटर बोट्स थीं उन पे हमें फायरिंग की कोशिश की गई, लेकिन मेरे साथी हरदम तैयार थे और हमारी फायरिंग से घबरा के वो पीछे हट गए। यानी ये मुक्तिबानी बार बार आप पर हमला आवर हो रहे जी, थे। वो छोटी किश्तियों पे आती थी। हमारा स्टीमर बड़ा था, हमने प्रोटेक्शन बनाई हुई थी, हमारे लड़के अच्छे निशानाबाज थे, इसलिए हम उनको काबू करने में कामयाब रहे। इस तरह मैं चिटागोंग पहुंच गया। आप वहाँ से कुछ कैदी भी लाए थे? जी, वो बाद में बात बताता हूँ। जब मैं चिटागोंग पहुंच गया तो पाकिस्तान नेवी का मुझे एक नोटिस मिला कि मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान अब कोई बैरी जहाज नहीं जाएगा। मैं फौरी नेवल हेडक्वार्टर पहुंचा, रेयर एडमिरल शरीफ के सामने पेश हो गया। मैंने कहा कि मेरे पास एक मिशन है, अगर आप मुझे उस मिशन से रोकना चाहते हैं तो मुझे राइटिंग में लिख कर दें, क्योंकि ये GHQ और ईस्टर्न कमांड का हुक्म है। वो कुछ सोच में चले गए और फिर उन्होंने फरमाया, यू आर एट योर ओन, मूव एट योर ओन कास्ट एंड रिस्क। मैंने दिल में कहा, आप पहले कौन सा मुझे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आके फौरी तैयारी की। जहाज चलने से थोड़ी देर पहले कर्नल कादर बख्श मेला, जो बाद में बेनज़ीर की हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे, वो एम्बार्केशन हेडक्वार्टर के इंचार्ज थे, वो फौरी पहुँचे और उनके पीछे ट्रक थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कैदी हैं, ये वो कैदी हैं जो हाईली ट्रेंड हैं और हमें डर है कि जंग जब बढ़ेगी, हमारे पास कोई प्रॉपर जेल नहीं है, ये बैरकें तोड़ के बाहर आ जाएंगे और हमें बहुत नुकसान पहुँचाएंगे, तुम इनको भी लेके जाओ। मैंने बंगाली थे वो बंगाली थे, साबिक फौजी थे, ट्रेंड थे। अच्छा, थे बंगाली थे लेकिन साबिक फौजी थे। हाँ, जो बगावत कर गए थे वो थे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि मेरे पास 30 आदमी हैं और ये 200 हैं। मैंने सूबेदार मेजर अकबर को बुलाया, उसी का साहब हुक्म मिला कि हम 200 कैदी भी ले जाए। वो बड़ा दिलेर और दबंग जेसीओ था। उसने कहा, सर आप हुक्म करें, जो हुक्म करेंगे वो पूरा किया जाएगा। तो फिर हमने वो कैदी भी उस जहाज में सवार करा लिए और वहाँ से रवाना हो गए। वक्त कम था क्योंकि चिटागोंग की बंदरगाह दूसरी बंदरगाहों से मुख्तलिफ है। तो क्या उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई? नहीं नहीं, हाँ, नहीं, ना बांधे हुए थे ना कुछ, आम आदमी की तरह से। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कोई कुछ नहीं ऐसे रेजिस्टेंस किया? उनको जो छोड़ने आए थे वो सारे मुसल्ला लोग थे। अच्छा। तो हमारे शिप पे चढ़ा दिए। तो जो चिटागोंग की बंदरगाह है ना, वो एक दरिया में है। अच्छा। और हाई टाइड में आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो हाई टाइड खत्म होने की थी, हम इसलिए फौरी रवाना हो गए। एक मुश्किल और आई, जहाज का कप्तान एक पारसी था जिसके लिंक्स बॉम्बे इंडिया में थे। उसका बड़ा भाई इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता रहा, विकेट कीपर था, नारी कॉन्ट्रैक्टर। जो जहाज का नंबर 2 चीफ था वो एक गोरा था। वो मुझसे लड़ाई करने पहुंचा कि मेजर, यू हैव कन्वर्टेड दिस शिप इनटू अ वॉरशिप, दिस अगेंस्ट जेनेवा कन्वेंशन। आई टोल्ड माय सोल्जर्स टू लोड देयर गन्स। तो वो वापस अपने कमरे में चला गया। जो जहाज का हमला था वो सारे के सारा पाकिस्तानी था, जहाज भी पाकिस्तानी था। कावस्जी की कंपनी ईस्ट एंड वेस्ट का शिप था। वो लड़के बड़े दलेर थे। उन्होंने कहा, मेजर साहब इन दोनों को आप संभाल लें, कराची हम पहुंचाएंगे आपको।
हमने बैठकर एक प्लान बनाया। हमने समुद्र में दाखिल होते ही अपना रुख अंडमान आइलैंड, जिसको हमारे लोग काले पानी के नाम से जानते हैं, उसका रुख कर लिया, ताकि इंडिया को ये ना पता चले कि ये शिप जो है ये मगरबी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। काफ़ी जनूब में जाके फिर हमने दाएं हाथ का टर्न लिया और कोलंबो की तरफ चल पड़े। इस रास्ते में काफ़ी शिप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कोलंबो की तरफ आते थे। हमने अपने शिप का नाम चेंज कर लिया। उस शिप का नाम था हुर्मस। एक रवायत है कि जब कोई बैरी जहाज दूसरे बैरी जहाज को देखता है तो दिन को वो झंडियों से अपने नाम का मैसेज देता है और रात को लाइट से। हमने एक चाइनीज जहाज का नाम कॉपी किया हुआ था। हम यही मैसेज देते हुए इंडिया को डॉज करते हुए कोलंबो पहुंच गए। कोलंबो में रिफिलिंग की। उसके बाद हम वहाँ से हमने मॉरिशस जाने का रुख किया। रात को मुझे मैसेज मिला कि ब्रिज पे जो ड्यूटी ऑफिसर है वो आपको बुला रहा है। मैं फौरी ब्रिज पर पहुंचा तो उसने मुझे दिखाया दूरबीन से कि एक इंडियन गन बोट हमारा पीछा कर रही है। शायद अल्लाह की मदद शामिल थी। पूरे 12 घंटे वो गन हमारे पीछे चलती रही, गन बोट। लेकिन उसने वो जो फासला था बरकरार रखा, हमारे करीब आने की कोशिश नहीं की। और शायद वो यही समझ रहे थे कि ये शिप जो है ये मॉरिशस जा रहा है। जो ही गन बोट वापस चली गई तो हमने अपना रुख कराची की तरफ मोड़ दिया। तो कितना टाइम आपको ये 2 वॉच दिन करते रहे? 2 दिन। 2 दिन। बैरी जहाज का सफर दिनों में होता है, घंटों में नहीं। तो फिर एक नई आफत आ गई। रूस से बरामदशुदा मिसाइल बोट्स जो कि इंडिया के पास थी, उससे उन्होंने कराची पे हमला कर दिया। आपके पहुंचने से पहले? हमारे पहुंचने से पहले। और कराची पोर्ट पे अफरा-तफरी मच गई। बहरहाल हम मूव करते गए। फिर मैंने एक लाइफ बोट में उतर कर जाके पाकिस्तान नेवी के एक शिप से रब्ता किया। उन्होंने कोडेड मैसेज जारी किया। तो इस तरह मैं पोर्ट में दाखिल हुआ। कराची पोर्ट के बाहर जहाज रुक जाता है और फिर उसे एक टग के ज़रिए उसको खींच के अंदर ले जाया जाता है। जब टग हमें खींच रहा था तो हमारे सरों के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स ने कबाड़ी पे हमला किया। कबाड़ी में जो तेल के टैंकर थे उनमें आग लग गई। दूर दूर तक धुआं फैल गया। एम्बार्केशन हेडक्वार्टर के लोग जो हमारे इस्तकबाल के लिए आए थे, उनमें से एक क्लर्क शहीद हो गया। जो ही हमें बर्थ मिली, मैंने फौरी फैसला किया और रेलवे से रब्ता किया कि जो ट्रेन है वहाँ लाइन मौजूद थी, ट्रेन हमारे जहाज़ के साथ लाके खड़ी कर दी जाए। तो इस तरह हमने अनलोडिंग जो थी वो डायरेक्ट उस ट्रेन में की। फिर एक नया सफर शुरू हो गया। लेकिन एयरफोर्स का सामान वहाँ पर एयरफोर्स वालों ने अपने पास ले लिया। अच्छा। उसके बाद हमारे पास वो सेंसिटिव इक्विपमेंट नहीं था। बहरहाल कैदियों का क्या किया? कैदी एम्बार्केशन हेडक्वार्टर के हैंड ओवर कर दिए। फिर वो वहाँ कैद रहे। फिर उनको NWFP जो अब KPK कहलाता है, वहाँ के किले में बंद रखा गया। और फिर उनको जब पूरी तरह सीज फायर हो गई तो वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। 70 वार की जंग तो ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी जब आप पहुँचे हैं कराची। तो उसके बाद फिर आपने
कोई हिस्सा लिया इसमें? देखिए, मैं त्यारा शिकन तोपखाने का था, तो इसलिए मुझे फैसलाबाद के करीब जो एयरबेस है रिसाले वाला, वहाँ पहुँचना था। जब हमारी ट्रेन रिसाले वाला के करीब पहुँची तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसाले वाला पे हमला कर दिया। हमारे कमांडिंग अफसर ने फौरी तौर पे स्टेशन मास्टर को कहा कि इस ट्रेन को फैसलाबाद ले जाए। फैसलाबाद पहुंचने के बाद मैंने जो सामान उतारना था वो सूबेदार मेजर के सुपुर्द किया और ख़ुद एयरबेस पहुंच गया, और मैंने अपनी बैटरी की कमान संभाल ली। उसी रात जो हमला आया उसमें मेरे जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। हमने इंडिया का एक जहाज़ गिराया, वो जो पायलट था वो नीचे लोगों ने पकड़ लिया। फिर मैंने कैप्टन दोस्त मोहम्मद को भेजा, उस पायलट को हम रिसाले वाला ले आए और एयरफोर्स के सुपुर्द कर दिया। उस पायलट का स्टील क्रैश हेलमेट और उस जहाज़ के टेल का टुकड़ा मेरी यूनिट में आज भी एक सोवेनियर के तौर पे मौजूद है। 71 की वॉर में भी हिस्सा लिया आपने? जी। अच्छा, मेरे साहब ये बताइए, आप 23 दिन का सफ़र था दरिया और समुंदर का, जो आपने मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान का किया। मुक्ति बानियों ने कितने को आप पे अटैक किए? 4 अटैक। नुकसान आपका हुआ? 4 अटैक हुए। अच्छा। जिसमें एक जो था वो काफ़ी सख्त था, बाकी 3 जो थे वो हमारी फायरिंग से वो पीछे हट गए और हमने अपने स्टीमर की रफ्तार तेज कर दी और उस घेरे से निकल आए। हमारे 2-3 आदमियों को मामूली जख्म आए। अच्छा। लेकिन ऐसा सीरियस कोई जख्मी नहीं हुआ। मतलब 23 के 23 पूरे के पूरे? नहीं, 30 थे। 30 थे आप लोग? तो पहुंचे भी 30 ही? जी, 30 पहुंच गए। उसकी वजह यह थी कि स्टीमर्स पे हमने जहां हमारे गार्ड्स थे उनके लिए प्रोटेक्शन बनाई हुई थी, रेत से बोरियां भर के। अच्छा। तो उसके पीछे से फायर करते थे, जबकि मक्ती पानी जो थी वो ओपन बोट्स में आती थी। अच्छा। तो वो जल्दी हमारे निशाने में आ जाते थे। सही। तो ये एक खुदा का करम हुआ, कोई हमारी नेकी काम आई कि इतने लंबे सफर में बगैर जानी नुकसान के, बगैर माली नुकसान के ये जबरदस्त है। तो अच्छा, इस दौरान किसी लम्हे आपको लगा कि हम गए? आप शायद मेरी इस बात पे हैरान हो, ना जाने मुझे यकीन था कि हम जंग के दौरान नहीं पहुंच जाएंगे। मेरे साथ जो मेरे एनसीओ थे, हवलदार नवाज और हवलदार जाफर शाह, वो मुझे बार बार कहते थे, सर जल्दी करो, माड़े माड़े गनर जहाज देख रहे, असी पिछे रह जावांगे, असी जहाज जरूर देखना है। अच्छा। साड़ी जिंदगी का मिशन खत्म हो जाएगा अगर असी अटैक ना किया। और अल्लाह ने हमें वो मौका भी दे दिया और हम सरखुरू हुए, हम कामयाब हुए। अच्छा, इस दौरान इतना जाहिर है कि टेंशन तो होती है, सब कुछ खाने पीने का भी चलता रहता था कि या कईयों की भूख उड़ गई थी? नहीं, भूख का मैं तसव्वुर नहीं रहा। अच्छा। जब दरिया में थे तो स्टीमर पे खाने का कुछ इंतजाम नहीं था, सिपाही और रोजे थे। अच्छा। सिपाही चाय वाय बनाते थे, कोई छोटी मोटी चीज हो तो हम उसी से रोजा रखते थे। मछली शछली पकड़ते थे वहाँ? मछली पकड़ने के लिए भी टाइम चाहिए ना, हम वो अपने आप को ओपन कर देते। अच्छा। जब चांदपुर पहुंचे तो रोजा खुला, तो वो जो मेरा सिपाही छोटा मोटा खाना बनाता था वो एक प्रॉन लेके आया। वो प्रॉन बहुत बड़ा था। अच्छा। उतना बड़ा प्रॉन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कितना को बड़ा था? वो इस साइज का होगा और उसने फ्राई किया था जैसे भी उसको आता था। तो उस एक प्रॉन से मेरा पेट बखूबी भर गया और शायद उसने मुझे एनर्जी दी।
ना तो हमारी सैरी का कोई इंतज़ाम था, ना कोई इफ्तारी का इंतज़ाम था। जो चाय और वो तो जब आप चले तो कोई चीज़ लेके नहीं खाने पीने की? आपको पता सफ़र तो है, रास्ते में कहाँ से मिलेगा? बात यह है कि नारायणगंज से हम बहुत जल्दी में चल पड़े। जो राशन लेने वाली गाड़ी थी वो मुझे इत्तला मिली कि वो लेट हो गई है। मैं देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चल पड़ा। तो हमारे पास थोड़ा बहुत राशन था, तो लड़के वो एक पराठा नमाज चीज़ बनाते थे बगैर सालन के। जो थे कैदी भी थे 200 ना, वो 200 तो चिटगांव में मिले। अच्छा, जहाज में तो खाने पीने का पूरा बंदोबस्त था। अच्छा, वो कॉस्ट जो है ये कोस्टर्स में कोई इंतजाम नहीं था। तो हम मुझे वो जो घी लगी हुई रोटी वो बगैर सालन के हम खाते थे और अल्लाह का शुक्र अदा